हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो देखो, आज हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे कंप्लीट बात करेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। डिफरेंट मेथड से आप रैंक को फाइंड कर सकते हो। उसमें माइनर मेथड क्या होता है, इकहलन फॉर्म से कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मल फॉर्म से कैसे निकालेंगे। ठीक है। और फाइनली मैं आपको रो रैंक और कॉलम रैंक के बारे में बताने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा ये। और लास्टली हम लोग ये भी कंक्लूड करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि जो रैंक को फाइंड करने का मेथड है उसमें जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, ठीक है, और कह सकते हो सबसे ईजीएस्ट भी है और सबसे अच्छा मेथड भी है, वो क्या है, वो है कन्वर्टिंग मैट्रिक्स इनटू इकहलन फॉर्म। ठीक है, हाउ, ये भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे इकहलन फॉर्म जो है, ये जो यूजिंग इकहलन फॉर्म वाला मेथड है, ये सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है। तो खैर हम लोगों को वन बाय वन सबको देखना है, क्योंकि सबको आपको जानना ज़रूरी है। और आपको पता है कि एग्ज़ाम में रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे लो लेवल का हो, हाई लेवल का हो, रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आपको इसको आखिरी तक अच्छे से देखना है, इसलिए कि हर हर मिनट आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से देखिए इसको, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अगर मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, वो डेफिनेशन देखो यहाँ पे दो तरह का डेफिनेशन होगा। ओके, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है डेफिनेशन नंबर 1। तो एक मैं जो इसका मदर डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन है, उसको दूंगा, और दूसरा जो हम लोग यूजिंग माइनर डेफिनेशन देते हैं। ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन को आप देखिए। डेफिनेशन याद करना का यहाँ पर कोई हमारा जो है पर्पस नहीं है, एक्चुअली इसको समझना है। ठीक है। हाँ, लिखने की बात होगी तो आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ओके। चलो अब देखो यहाँ पे, जैसे हम लोग बात करें रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। ठीक है। अगर हम बस ऐसे देखें ना कि रैंक है क्या, तो बस इतना ही स्टेटमेंट काफ़ी है कि जो रैंक है मैट्रिक्स का वो क्या है, वो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज के बराबर होता है। ठीक है। अब वन बाय वन देखो, सारा टर्म हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो लिनियरली इंडिपेंडेंट रो है इससे क्या मतलब होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या है, बहुत स्पीड में रहते हैं, नहीं, उनको कहना होता है कि भाई डायरेक्टली सर बात कीजिए, माइनर से कैसे निकालेंगे, एक हेलन से कैसे निकालेंगे, और वीडियो स्किप करके बहुत भागना चाहते हैं। तो अब वो ट्रेंड नहीं रहा जो हम लोगों के टाइम में होता था। ठीक है। कि हम लोग हर टर्म को समझना चाहते थे, और देखो यही एक्चुअली आपके लिए फ्रूटफुल होता है कि आप हर चीज़ को समझ समझ के पढ़ें। अब देखिए जो एग्ज़ाम हो रहा है वो काफ़ी क्रिएटिव हो रहा है, स्पेशली जो हायर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो उसमें क्या है कि, और ऐसे भी आप देखोगे ना, तो सी एस सी आर नेट और गेट में लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट रहते हैं। तो अगर आप इसको समझते हो अच्छे से तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। मैं आऊँगा, मैं एक एक टर्म पे बात करने वाला हूँ। अभी हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि माइनर का यूज़ करके या इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज़ करके कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए क्या बोल रहा है, कि जो रैंक है ना वो सिंपली क्या होता है, वो सिंपली नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो के बराबर होता है। ठीक है। अब देखो, आपके एक मैट्रिक्स में जितना रो होगा, ठीक है, या जितना कॉलम होगा, या तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या उसमें से कुछ कम होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो रैंक है मैट्रिक्स का वो कभी भी क्या होता है, नंबर ऑफ रो या कॉलम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखो वो बात लिखी हुई है, हेंस इट कैन नॉट मोर देन इट्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तो कभी भी रैंक होगा वो क्या होगा, वो नंबर ऑफ रो या कॉलम से बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। ठीक है। तो चलो मैं बात करता हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज के बारे में, इसको आप समझ जाएंगे ना तो आपको फिर थोड़ा मज़ा आएगा। देखो, अगर मैं बात करूं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट को आप पहले उल्टा समझिए, पहले समझिए आप डिपेंडेंट के डिपेंडेंट रोज क्या होते हैं। ठीक है। डिपेंडेंट रोज। ओके। अब जैसा रो में होगा वही कॉलम में भी होगा, तो हम लोग दोनों के लिए अलग अलग बात नहीं करेंगे। जस्ट आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है कि जैसे रोज में बात कर रहे हैं वैसे ही कॉलम में भी होता है। ओके। तो डिपेंडेंट रोज की अगर मैं बात करूं तो देखो, और यहाँ पे बात किया गया है लीनियरली डिपेंडेंट, तो लीनियरली डिपेंडेंट, तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होगा कि ऐसा रो जो एक दूसरे पे डिपेंड होता हो बाय लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है। तो लीनियर रिलेशनशिप में दो तरह का रिलेशनशिप आता है, एक आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है,
और एक आता है आपका एडिशन का, 2 आता है। ये 2 जो है ना आपका, ये आपका लीनियर रिलेशनशिप में आता है, ये और ये। अगर आप देखोगे तो जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये हो जाएगा, मान लीजिए 2 रो है, ठीक है, एक आर आई है और एक आर जे है, और आर आई और आर जे में इस तरह का रिलेशन है कि आर आई इज इक्वल टू के आर जे। इसका मतलब है कि आर जे के हेल्प से मैं आर आई को तैयार कर सकता हूँ, या आप ये बोलिए कि आर आई की हेल्प से मैं आर जे को तैयार कर सकता हूँ। तो दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट रोज हो गए, ठीक है। बाई एडिशन बात करें तो मान लो कि कोई मेरा आर जे है, जो कि ऐसे लिखा जा सकता है आर आई प्लस के आर एम, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कोई 2 रो है, उन 2 रो आर आई है और आर एम है, तो इन दोनों के हेल्प से मैं क्या कर पा रहा हूँ, आर जे को लिख पा रहा हूँ। इसका मतलब कि जरूर आर जे जो है वो क्या है, वो डिपेंड कर रहा है आर आई और आर एम पर। तो यहाँ पे आर आई और आर एम आपका क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये दोनों, ठीक है। चूंकि इन दोनों का आप यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं है ये हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिलेशन नहीं है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे जो आर जे है वो क्या है, वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। एल डी मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो डिपेंड होने का मतलब सिंपल है, या तो बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा या तो बाई एडिशन होगा। यानी जो ये 2 फेमस ऑपरेशन था रो का, अगर ये पाया जाता है तो वहाँ पे आपका एक या उससे ज़्यादा रो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, सिंपली क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट आपका नहीं है, नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये आपका होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही क्या कहलाएगा मेरा, यही मेरा कहलाएगा सिंपली लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यानी आपको जस्ट ये चेक करना है ना कि कहीं 2 रो में इस तरह का रिलेशनशिप तो नहीं है, ये आप चेक करो। या ये चेक करो कि कोई ऐसा रो तो नहीं है जो किसी और 2-3 रो के हेल्प से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो उन सब रोज को आप हटा देंगे तो आपके पास में जो बचेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बचेगा, और वहाँ से आप देख लेना कितना आपके पास में इस तरह का रो है, जस्ट रैंक वही हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से जो देखो ज़्यादा क्लियर होगा, मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग लेते हैं 2 ऑर्डर का, ओके। मान ली मैंने ले लिया 1 2 3 4, ये मैंने लिया सिंपली। तो आप देखोगे इसमें कि जैसे इसमें 2 रो है, एक है आपका R1 और एक है आपका R2, 2 रो है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। 2 रो का देखने का सबसे आसान तरीका है कि देखिए कि क्या हम एक रो को, ठीक है, दूसरे रो के हेल्प से निकाल सकते हैं कोई मल्टीप्लिकेशन करके। तो अगर आप देखोगे तो क्या 1 से 3 बन सकता है, तो यस 1 से 3 बन सकता है। कैसे बन सकता है, तो अगर मैं R1 में मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो क्या R2 बनता है, ये आपको देखना है। तो देखो यहाँ से 1 से 3 तो बन जाएगा, लेकिन 2 से जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 3 बनेगा, लेकिन 2 से क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 4 नहीं बनता। यानी मैं R2 को नहीं ला सकता बाई यूजिंग R1। बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पे क्या है, R2 नॉट इक्वल टू 3R1, बात समझ में आ रही है ना। तो सिंपल चेकआउट आपको करना है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि दोनों रो आपका क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। R1 और R2 जो दोनों रो है वो क्या है आपका, वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका जो रैंक हो गया, सिंपली रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, वो क्या हो गया, वो आपका 2 हो गया। क्योंकि जितना लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होगा आपका वही रैंक होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, माइनर से कैसे करना है, इक्विवेलेंट फॉर्म से कैसे करना है, सब पे बात करेंगे। अभी आप मोहब्बत से इसका मजा लीजिए, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जितना करोगे उतना आप में क्लैरिटी आएगा। जैसे एग्जाम्पल 2 में लेता हूँ, ओके। इसमें मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, इस तरह का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ओके। 1 -1 2 1 1 1 एंड 2 3 2, ये आप देखिए। इसमें भी आप अगेन देखेंगे तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या कोई जो है रो दूसरे पे डिपेंड करता है। सबसे पहले स्केलर वाला चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 1 से 1 यानी ये सेम है बट ये अलग है, ठीक है। यानी कि कोई भी रिलेशनशिप स्केलर वाला R1 R2 में नहीं है। इसी तरीके से आप R1 और R3 को मिला सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, ओके। यानी पहला वाला तो नहीं वहाँ पे काम कर रहा है। दूसरा वाला भी आप चेक कर सकते हैं। टू लाने के लिए इन दोनों को ऐड कर सकते हैं तो 2 आएगा, बट यहाँ पे फिर 3 नहीं आएगा, ओके।
तो ये भी एडिशन वाला भी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आप इसको अच्छे से देख लोगे। ओके, ठीक है। अच्छा, इसी को देखने के लिए हम लोग वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखने में कई बार क्या होता है, मिस कर जाता है। ठीक है, बट मैं आपको सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे भी हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज़ करेंगे, जो कि बिल्कुल बेस्ट होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली देखने से भी नहीं लग रहा है, तो अभी मैं इसको डायरेक्ट कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है वो कितना है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, ये आपको यहाँ पे भी 3 है, तीनों आपका क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा जी, रैंक ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल 3 लेते हैं हम लोग। और देखो, एग्जाम्पल मैं इसलिए करा रहा हूँ ना कि कई बार ऐसा आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो आपको बिल्कुल दिख रहा होता है, आपको बस वो देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 105 213 एंड 2010 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आपको दिखेगा, जिसमें ना आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको फ़ौरन से ऐसा दिख जाएगा कि 105 2010, इसमें तो बिल्कुल सिंपल रिलेशनशिप है। मतलब मैं अगर R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, R1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को R3 मिल रहा है, देख पा रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट आपका जो R3 है वो क्या है, वो आपका 2R1 है, यानी दो रो आपका आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसमें कोई एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मैं कह सकता हूँ कि मैं मेरा अगर R1 इंडिपेंडेंट है तो मैं R3 को R1 की हेल्प से निकाल सकता हूँ, और अगर मैं R3 को इंडिपेंडेंट बोलता हूँ तो R3 की हेल्प से मैं R1 निकाल सकता हूँ। तो इन दोनों में एक ही आपका क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एक बच गया R2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ये कितने आ जाएंगे, ये 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो रैंक होना है वो क्या होगा, वो आपका होगा 2। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ऊपर में हम लोग देख रहे थे ना कि 2 ऑर्डर का था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था तो इसका रैंक 2 ही आ गया। ये 3 ऑर्डर का था तो इसका रैंक 3 ही आ गया। ओके, लेकिन ये भी देखो 3 ऑर्डर का है बट इसका रैंक क्या आया है, 3 से कम आया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो रैंक होगा या तो वो नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, जैसे यहाँ यहाँ पे था, या उससे कम होगा। तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ रहे होगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ एग्जांपल नंबर 4। एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ डी। ठीक है, डी देखो किस तरह का मैट्रिक्स है, 4 2 3 -1 0 2 6 2 -1 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे क्या कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, तो स्केलर वाला तो आपको नज़र नहीं आएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एडिशन वाला नज़र आ जाएगा। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं R1 -2R2 करता हूँ, R1 -2R2, तो आपको क्या, आपको R3 मिल रहा है। देखिएगा, 4 + 2 6 मिल रहा है, 202 मिल रहा है, 3 -4 -1, तो यहाँ पे R3 इज इक्वल टू दिस है। यानी वी कैन राइट द R3 बाय यूजिंग R1 एंड R2। तो अगर R1 और R2 दोनों आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जैसा दिख रहा है कि R1 और R2 में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे R3, चूंकि इन दोनों के हेल्प से आप लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पे R3 क्या है, R3 इज लीनियरली डिपेंडेंट टू R1 एंड R2। ठीक है, तो ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट हुआ। तो टोटल जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए वो यहाँ पे 2 ही रो है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज अगेन इक्वल टू 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ डी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि जो आपका डिपेंडेंसी का जो रिलेशनशिप है वो आपको मिल सकता है बिल्कुल मैट्रिक्स में, और वहाँ से फिर आपका जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है वो टोटल रोज से कम आ जाएगा, तो वो आपका रैंक हो जाएगा। ठीक है, सब पे बात करेंगे अभी, बहुत अच्छा ये लेक्चर रहने वाला है, आप इसको देखते जाइए। अब देखो यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जाम्पल लिखा गया था कि अगर मैं कंसिडर करता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। ठीक है, तो इस केस में इसका सभी रो क्या होता है, या सभी कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो जस्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो रैंक होगा वो 3 होगा, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अच्छा, आप देखो थोड़ा सा मज़ा लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँ I3 का, ठीक है, तो I3 कैसा होता है, ये होता है मोहब्बत से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म पढ़ाया था, तो आपको याद आएगा कि ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली RREF फॉर्म है। RREF यानी
रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म है ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो या सिंपली रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो, ठीक है, ये सब टर्म मैंने पढ़ा दिया है लास्ट लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। तो सिंपली यहाँ से जो होता है ना, जो नॉन जीरो रोज होते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। मतलब इस केस में क्या होता है, रैंक सिंपली हो जाता है, रैंक इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। इस पे हम लोग आएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, ओके। अच्छा, तो अब देखो, अब यहाँ पे नॉन जीरो रो का मतलब ये होता है कि ऐसा रो जिसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो है। तो ये पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तीनों में चूंकि एक एलिमेंट आपका क्या है, जीरो से अलग है, तो ये आपका नॉन जीरो कहलाएगा। और अगर सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो वो जीरो रो कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये 3 है, तीनों रैंक आपका, तीनों रो आपका क्या है, नॉन जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग रैंक बोल देंगे इसका 3, ओके। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, चूंकि एक तरह का रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म होता है, तो यहाँ से तो बताना आसान है। और जैसे इस फॉर्म में अगर आ गया ना, तो आप बिंदास ये कह भी सकते हो कि यहाँ पे जो तीनों रो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि किसी को किसी से आप फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये तो बेस्ट वे होता है, इस पर हम लोग अभी पहुँचेंगे लास्ट में, बहुत अच्छा तरीका है ये। लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आप काउंट कर लेते हो तो आपको रैंक मिल जाता है। और ये देखो, ये मदर डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन है, क्योंकि जो भी डेफिनेशन आगे खड़ा है वो इसी पे खड़ा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं सेकंड डेफिनेशन इसका। देखिए, सेकंड डेफिनेशन मेरा यहाँ पे आ रहा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग माइनर, ओके। तो ये माइनर वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या आता है कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड नॉन जीरो माइनर। सिंपल सा एक ही लाइन में डेफिनेशन बनेगा। क्या बोलता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक्चुअली ऑर्डर के बराबर होता है। ऑर्डर किसके, ऑर्डर के, तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर, यानी उस मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ा माइनर आपको मिल सकता है। बड़ा माइनर का मतलब बड़े ऑर्डर का माइनर, जो सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर होगा उसी का ऑर्डर को क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे। क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा डेफिनेशन को और क्लियर करो। और क्लियर करें तो मान लो मेरे पास में कोई एक नॉन जीरो मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो एक रियल नंबर, ए रियल नंबर, कौन सा रियल नंबर, आर। एक रियल नंबर आर को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्या क्या कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 इज जीरो। नंबर 2, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर दैट इज नॉन जीरो। तो देखो, साफ साफ बोल रहा है कि कोई वैल्यू, कोई रियल वैल्यू आर आपका क्या होगा, माइनर होगा। सिंपली आप बस ये देख लो कि आपको उस जैसे आर प्लस 1, ठीक है, आर से बड़ा हम कोई भी वैल्यू लें तो इस ऑर्डर का माइनर हमको जीरो मिलेगा, कोई भी ले लें इससे बड़ा, ठीक है। और हमको कम से कम इस ऑर्डर का एक माइनर जरूर मिलेगा जो क्या होगा, जो जो जीरो नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल बहुत आसान चीज़ है, अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझ लो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग ना ऐसे डिनोट करते हैं, फेमस है, रो ऑफ ए, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे रो एक ग्रीक वर्ड है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है, रो। तो रो ऑफ ए पढ़ते हैं इसको हम लोग, रो ऑफ ए, इसको रो कहा जाता है। और या सिंपली आप इसको रैंक ऑफ ए भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पे मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है रैंक ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका सिंपली रैंक ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो देखते हैं एग्जाम्पल से। अब मैं वही सारे सारे एग्जाम्पल लूंगा जो मैंने ऊपर लिया था, ताकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी मेथड से निकालो, आपका रैंक नहीं चेंज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल, अच्छा, यहाँ पे मैं एक लेता हूँ दूसरा भी एग्जाम्पल, जैसे मैं एक ले लेता हूँ क्या, 1 2 3 और 2 4 6, ये आप देख लीजिए पहले, ठीक है, ये आप देखेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने देखो जो है, मैंने 2 रो लिया है और 3 कॉलम लिया है, तो ये 2x3 साइज का मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बड़ा से बड़ा माइनर क्या हो सकता है, क्योंकि आपको हाईएस्ट ऑर्डर माइनर की बात करनी है। तो देखो, माइनर जब भी होता है, आपको पता है कि माइनर जो है वो हमेशा स्क्वायर साइज का होता है, स्क्वायर साइज, ठीक है। यानी ये हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 3x3 हो सकता है, ठीक है, 2x2 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, इस तरह का होता है। तो माइनर देखो, एक ये असल में डिटर्मिनेंट होता है, उस मैट्रिक्स से हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, बट वो स्क्वायर साइज का होगा।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चूँकि देखो जो सबसे बड़ा मैट्रिक्स हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो वो 2 ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। जैसे 2 क्रॉस 2 का मैं ये माइनर निकाल सकता हूँ, ये माइनर, ठीक है। तो कोई भी आप माइनर देखो और आपको चूँकि सबसे बड़ा माइनर यहाँ पे 2 का होगा और फिर उससे छोटा होगा तो फिर 1 ऑर्डर का होगा, तो 1 ऑर्डर का माइनर क्या होगा, 1 क्रॉस 1, ठीक है। जैसे ये आपका 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है, माइनर, तो 1 ऑर्डर का इसके बाद देखेंगे तो वो जस्ट आपका 1 क्रॉस 1 का होगा, यानी सिंगल एलिमेंट होगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं 2 क्रॉस 2 का क्या माइनर इसके पास में अवेलेबल है जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 6 जा 12 और -12। तो यहाँ पे अगर मैं माइनर की बात करूँ तो 2 3 और 4 6, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 12 -12 जीरो, यानी आपका ये नॉन जीरो नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो और डिफरेंट ले सकते हैं, तो हम लोग एक ठो इसको ले सकते हैं, इसको, ठीक है। तो 1 2 और 2 4 लेंगे तो ये भी देखो जीरो आएगा, इसका भी, ये भी माइनर आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को निकाल के बनाता हूँ, मान लो मैं ये बनाता हूँ यहाँ पे माइनर 1 2 और 3 6, मतलब फर्स्ट कॉलम से और थर्ड कॉलम से, तो ये भी जो 2 ऑर्डर का माइनर है ये भी, इसका वैल्यू भी जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर का जो सबसे बड़ा माइनर था वो कोई भी नॉन जीरो नहीं है। तो इसके बाद मेरे को बचेगा 1 ऑर्डर का माइनर, और 1 ऑर्डर का माइनर सिंपली क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, तो वो तो आपको दिख रहा है नॉन जीरो है। तो यहाँ पे जो रैंक है, यहाँ पे जो रैंक है मैट्रिक्स का, ठीक है, मान लो इसको मैं ए ले लेता हूँ, अगर ये इसको मैं एल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स एल है वो क्या है, वो आपका 1 आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है 1, इसलिए कि इससे बड़ा जो भी माइनर मैं लेता हूँ, इससे बड़ा मैं जो भी जैसे 1 आ रहा है, ठीक है, 1 और से बड़ा कोई भी, जैसे 2 ऑर्डर का मैं कोई भी माइनर लूँगा तो वो जीरो आएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा था कि r+1 या उससे बड़ा कोई भी लेंगे तो 1 है, तो 1+1 यानी 2 ऑर्डर का लेंगे तो वो जीरो आएगा, ठीक है। 3 ऑर्डर का तो यहाँ बन ही नहीं रहा, तो इससे बड़ा सारा माइनर जीरो आ रहा है, और मेरे पास में 1 ऑर्डर का तो कम से कम एक एलिमेंट है ही जो कि नॉन जीरो है, यहाँ पर सारे ही नॉन जीरो हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका रैंक 1 हो गया। और अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से समझा रहा था, ठीक है। ऊपर का ही एग्जाम्पल हम लोग ले लें, तो ऊपर में हम लोग जो लिए थे एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ठीक है। आपने मैट्रिक्स ए लिया था क्या, 1 2 3 4, ये देखिए, ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग माइनर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है ना, तो सिंपली जो सबसे बड़ा माइनर होगा वो खुद होगा, ठीक है। तो आप इसका सिंपली निकालिए डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 4 जा 4 3 2 जा 6, तो वैल्यू आ रहा है -2। वैल्यू कुछ भी आए, हमको ये दिखना है कि ये जीरो है या नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का सबसे बड़ा माइनर यहाँ पे हमको दिख रहा है जो कि नॉन जीरो है, तो मैं यहाँ पे सिंपली मोहब्बत से क्या बोलूँगा कि जो रैंक ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नंबर 2 देखो, मैं जो ऊपर लिया था एग्जांपल, जैसे एक मैंने बी लिया था, बी क्या लिया था मैंने, बी लिया था मैंने 1 -1 2, ओके, 1 1 1 एंड 2 3 2, ओके। ये भी आपका क्या है, ये आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी आप सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आएगा डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा माइनर हो सकता है वो 3 ऑर्डर का हो सकता है, तो यानी बी खुद जो है सबसे बड़ा माइनर है। तो इसको निकालिएगा डिटर्मिनेंट, तो किसी भी एक रो से काम कर सकते हैं, चलो फर्स्ट रो से कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा वैल्यू, 1 लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 2 -3 आएगा, ठीक है, ओके। फिर +1 आएगा बीच में, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 -2, ये जीरो हो जा रहा है। लास्टली 2 लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 -2, ओके। तो जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -1 +0 और प्लस आपका 2 आ रहा है, फाइनली 1। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ रहा है, यानी कि मेरे पास में 3 ऑर्डर का एक बड़ा माइनर मिल रहा है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मोहब्बत से रैंक ऑफ बी क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा माइनर है, ठीक है, जो कि नॉन जीरो है। एक भी मिल जाता है तो काम हो जाता है। और देखिए एग्जाम्पल, थर्ड नंबर की बात करेंगे, जो मैंने ऊपर मैट्रिक्स लिया था सी नंबर, कैसा लिया था एक मैंने मैट्रिक्स, ठीक है, सी लिया था मैंने 1 0 5 2 1 3 और 2 0 10, ऐसा लिए थे, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आप इसका निकालिए डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे देखो सिंपली सेकेंड कॉलम के अबाउट में काम कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है आप किसी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग में निकालिएगा तो वैल्यू एक ही आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको C2 के करस्पॉन्डिंग में निकालता हूँ,
तो फ़ायदा ये होगा कि दो जीरो है तो हमको सिर्फ जो है इस वन के अबाउट में देखना पड़ेगा माइनर क्या आता है। तो इस वन का साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो इसका साइन प्लस ही है और इसका माइनर क्या बचेगा, तो ये आपका रो और कॉलम इसका छिपा लेंगे तो बचेगा 15210। ओके, वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जा रहा है 10 माइनस 10 जीरो। तो यानी कि यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आ जा रहा है। ठीक है, यानी जो सबसे बड़ा माइनर था वो तो जीरो है, तो मेरे को तो नॉन जीरो से मतलब है, तो हमको अब कम करना पड़ेगा ऑर्डर को। ठीक है, तो कम करेंगे ऑर्डर, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे चलो मैं देखो इसको ले लेता हूँ। ठीक है, इसको लूँगा, अगर मैं किसी को भी आप ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दो ऑर्डर का एक माइनर ले रहा हूँ और मेरा अपना दिमाग में रहेगा ना कि हम वही माइनर चूज़ करें जो दिख जाए कि नॉन जीरो है, तो मेरा रैंक का काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देयर एग्जिस्ट ए माइनर, देयर एग्जिस्ट्स ए माइनर, माइनर ऑफ ऑर्डर टू। ठीक है, क्योंकि एक भी हो गया तो काम बन जाएगा ना, तो यहाँ पे तो बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा माइनर है, तो ये है आपका 0513। इसका आप वैल्यू देखिएगा तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 300 और फिर -5 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक माइनर है, ठीक है, जो क्या है, जो आपका नॉन जीरो है और दो ऑर्डर का माइनर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रैंक है, रैंक ऑफ सी, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि दो से बड़ा जो 3 है वो सब जीरो हो रहा है। ओके, और दो में हमको एक नॉन जीरो मिल गया माइनर, तो हो गया काम। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आपको बताया यही वाला बॉक्स होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे इसके अलावा अगर आप इस माइनर को भी देखते तो यहाँ से भी आपको मिल जाता। ठीक है, नॉन जीरो। यहाँ पे अगर देखते इसको तो यहाँ से भी मिल जाता नॉन जीरो। तो बहुत सारे दो ऑर्डर के माइनर हैं जो कि नॉन जीरो हैं, बट अगर हमको एक भी मिल रहा है तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 में मैंने आपको एग्जांपल लिया था, मैट्रिक्स मैंने डी लिया था ऊपर में। ठीक है, क्या लिया था, 4 2 3 -1 0 2 6 2 -1। ये अगेन देखो 3x3 साइज का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट हो, सबसे बड़ा जो माइनर पॉसिबल है वो 3 ऑर्डर का है, तो उसी को चेक करेंगे। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए। ठीक है, डी का क्या आ जाएगा, तो चलो यहाँ पे किसी भी रो से कर लीजिए, इससे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है जी, ये 0 और -4 आ रहा है। ओके, फिर आपका -2, यहाँ पे आपका 1 और -12 आ रहा है, और +3 यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2। ठीक है, ओके, तो वैल्यू आ रहा है -16 +22 और -6, यानी 22 -22 जीरो आ रहा है। यानी जो सबसे बड़ा माइनर है वो आपका जीरो हो गया 3 ऑर्डर का। तो हम लोग 2 पे उतरेंगे, तो 2 पे कोई भी आप एक देख सकते हो, जैसे यहाँ से देखेंगे तो ये नॉन जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक दो ऑर्डर का माइनर मिल रहा है जो कि नॉन जीरो है, तो सिंपली यहाँ पे जो रैंक ऑफ डी है वो क्या आ गया, वो आपका 2 आ गया। अब देखो, अगर आप देखोगे ना तो ये सब क्यों हो रहा है, तो ये इसका भी बेसिक रीज़न वही है कि यहाँ पे भी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ हैं वही फैक्टर काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे जिसे हम लोग ऊपर देखे थे कि यहाँ पे एक आपका लीनियरली डिपेंडेंट वाला रिलेशनशिप था। ठीक है, क्या कि R3 में लिख सकता था कैसे, R1 - 2R2। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, चूंकि कोई भी अगर एक डिपेंडेंट रो उसमें मौजूद है, कोई या कॉलम मौजूद है, उसका डिटर्मिनेंट सिंपली क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो वैसे केस में आपको वो डायरेक्टली उस ऑर्डर का रैंक नहीं मिलेगा, उससे नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो है दोनों चीज़ें एक ही, इसलिए मैंने कहा था आपको कि जो ऊपर वाला मेथड है लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला, वो इसका मदर जो है आपका डेफिनेशन है, क्योंकि उसी डेफिनेशन से इसको निकाला गया है। ठीक है, फिर भी चूंकि बीएससी लेवल पे आप पहले माइनर वगैरह पढ़ते हो अच्छे से, तो माइनर के अकॉर्डिंग आप इसको इस तरीके से बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया। ठीक है, और हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन वगैरह करते रहेंगे तो माइनर का भी प्रैक्टिस उसमें होता रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि देखो, माइनर हमेशा क्या होता है, स्क्वायर साइज का होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लो मेरे को कंपटीशन में आजकल क्या होता है कि बड़ा बड़ा मैट्रिक्स दे दिया जाता है 5x6 का या 7x5 का, ऐसा। तो इतने बड़े बड़े मैट्रिक्स में इतने बड़े बड़े माइनर को फाइंड करना, जैसे यहाँ से सबसे बड़ा स्क्वायर माइनर क्या होगा, तो 5x5 होगा, और कई सारे बनेंगे 5x5 के माइनर।
मतलब कोई भी आप 5 कॉलम ले पाओगे ना, तो 6 में से कोई भी 5 चुनना, तो बहुत तरह का, और सारे माइनर को चेक करना, तो ये सब एक टफ काम हो जाएगा बड़े मैट्रिक्स में। तो बड़े मैट्रिक्स के लेवल पर, ठीक है, आपको इकहलन फॉर्म ही हीरो मेथड होगा। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इकहलन फॉर्म हो या आपका ये माइनर मेथड हो, सब क्या है, सब लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज वाले कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो माइनर बड़ा मैट्रिक्स में माइनर से काम करना थोड़ा डिफिकल्ट काम होगा, क्योंकि माइनर अब 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का ये आप इजीली निकाल लेते हो, लेकिन 4-5 ऑर्डर का निकालना काफ़ी टफ होगा। सो दैट कि हम लोग अब चलो चलते हैं इकहलन जो है फॉर्म की तरफ, ठीक है, और देखते हैं कि उससे हमको क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, ये आप देखिए कि जो आंसर वहाँ पे आया था ना, वही आंसर सेम आ रहा है। देखो, रैंक ऑफ ए 2 आया था, रैंक ऑफ बी 3, फिर सी का 2 आया था और डी का भी 2 आया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से देखो मैंने बनाया था, तो ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 2 है, ठीक है। तो मेथड वही रहेगा, ओके, मेथड कोई भी रखो, आपका जो आंसर है वो वही रहेगा। आपको आंसर में कभी भी चेंज नहीं आने वाला, चाहे आप किसी भी तरीके से बनाओ। तो दोनों डेफिनेशन है, पहले तो डेफिनेशन को क्लियर कर लीजिए। अगर आप बीएससी लेवल पे डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप बाय यूजिंग माइनर ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, या बाय टेकिंग लीनियर इंडिपेंडेंट रोज कॉलम्स आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई भी एक डेफिनेशन आपका चलेगा। हाँ, लेकिन मदर डेफिनेशन ये ऊपर वाला है, इसी से सारा डेफिनेशन निकलता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म की तरफ और देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा सेकंड जो आ रहा है टेक्निक, जो क्योंकि पहला टेक्निक तो हो गया कि वी फाइंड द मैट्रिक्स यूजिंग माइनर्स, ठीक है। तो माइनर्स वी फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग माइनर। तो माइनर का हेल्प करके कैसे निकाल सकते हैं ये तो आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब चलो सेकंड टेक्निक देखते हैं इसका। तो जो सेकंड मेथड है, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, और एक्चुअली हीरो मेथड आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा फाइंडिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग इक्विवेलेंट फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब देखो इक्विवेलेंट फॉर्म दो तरह का होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। एक तो होता है हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म, क्या होता है जी, रो इक्विवेलेंट फॉर्म होता है एक, ठीक है। और एक आपका होता है रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये दो तरह के फॉर्म होते हैं, ठीक है। शॉर्ट में बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं REF, और इसको हम लोग बोलते हैं RREF, ठीक है। तो देखो, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है, मतलब REF पहले मिलता है, फिर इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हो तो आपको ये RREF मिलता है। तो यहाँ तक जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके लिए REF ही काफ़ी होगा यहाँ पे, ठीक है। और रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आप कैसे मैट्रिक्स का रैंक निकालोगे, तो आप सिंपली देख लेना कि इसमें नॉन जीरो रोज कितने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो सिंपली मैं ऐसे बोलूँगा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए, ये भी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन बन सकता है बिल्कुल। इसको मैं बोलूँगा डेफिनेशन नंबर 3, मोहब्बत से इसको भी चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स को आप मोहब्बत से क्या करो, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल दो। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया, उसके बाद आपको बस ये देखना है ना कि कितना रो है जो कि क्या है, नॉन जीरो है, कितना रो है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। क्योंकि जीरो रो तो आपको दिख जाएगा, जिस रो में सारा एलिमेंट जीरो हो, जिस रो में सारा एलिमेंट जीरो हो, क्या होता है, आपका जीरो रो होता है, ठीक है। तो आपको बस इस तरह के रोज को हटा देना है। तो बाकी अगर मान लो कि कोई भी रो है जिसमें कि कम से कम एक एलिमेंट भी जीरो नहीं है, जैसे 1 है, तो ये क्या है, ये आपका नॉन जीरो रो है, ठीक है। तो आप सिर्फ उन रोज को हटा दीजिएगा अपने मतलब कि निगाह से जिसमें सारा जीरो होता है। तो उसको माइनस करने से जो रो बचेगा, जैसा जो नॉन जीरो रो बचेगा, वो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, रैंक के इक्वल हो जाएगा। काफ़ी धांसू मेथड है, ठीक है, बिल्कुल बिंदास काम करता है। हम लोग बात करते हैं अभी, ठीक है। देखो 1 बाई 1 एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ओके। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बारी बारी से, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, जो ऊपर लिए थे वही मैट्रिक्स लेंगे। ए मैंने शुरू किया था, ठीक है। देखो अभी हम लोग छोटा छोटा मैट्रिक्स देख रहे हैं ना, बड़ा बड़ा मैट्रिक्स भी देखेंगे, घबराइए मत, क्वेश्चन तो बहुत करना है ना भाई, जम के करना है, जितना करेंगे उतना प्रैक्टिस अच्छा होगा। इस पे बात करो।
तो फिलहाल ये क्या है, ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। अच्छा, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये नहीं है, तो इसको करने के लिए मैं एक ऑपरेशन करूँगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ R2 माइनस 3R1, ठीक है। तो अब ये जो मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा, ये रो इक्विवेलेंट हो जाएगा नए मैट्रिक्स का। तो R1 तो आपका वही रहेगा 1 2, ठीक है। R2 आप रिप्लेस कर रहे हो R2 माइनस 3R1, तो 3 माइनस 1 3 जीरो हो जाएगा, और 4 माइनस 6 आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या है, अब आपका ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो कितना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज, ठीक है, इन REF ऑफ ए। तो ए के रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कितना नॉन जीरो रो है, तो दोनों नॉन जीरो हैं, R1 भी नॉन जीरो है, R2 भी नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसका जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो 2 है, देयरफॉर सिंपली रैंक ऑफ ए क्या हो गया जी, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर इतना करने का क्या ज़रूरत था, ये तो दिख रहा था माइनर से हम लोगों को कि 4 माइनस 6, तो माइनर तो काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। तो भाई देखो, 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, इसलिए काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये 4 क्रॉस 5 का रहता तो फिर वहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ ये ऑपरेशन आपको ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है। तो इसलिए जो बात बोल रहे हो तो आप समझ रहे होंगे, जो नए बच्चे उनके लिए ये, पुराने बच्चे तो समझ रहे होंगे, ठीक है, कि किसका क्या अहमियत है। चलो बात कर लेते हैं आगे। फिर आ रहा है अब सेकंड नंबर एग्जांपल, हम लोग क्या लिए थे, हम लोग लिए थे बी मैट्रिक्स। वही मैट्रिक्स में ले रहा हूँ ताकि आपको लगे कि आप किसी भी मेथड से काम करो वैल्यू वही आने वाला है, ठीक है। क्या लिए थे, 1 1 1 और 2 3 2, ये लिए थे, ओके। यहाँ पे भी आप मोहब्बत से देखो कि फिलहाल ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। तो इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ पे 2 ऑपरेशन करता हूँ। एक तो मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ R2 माइनस R1, और मैं R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 माइनस 2R1, ठीक है। क्या होगा जी, सो दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 2, पहला रो तो वही रहेगा। ये आपका R2 माइनस R1 हो रहा है ना, तो ये होगी आपका 0, ये 2, और ये आपका -1। R3 माइनस 2R1 करेंगे तो 1, ये आपका 0 हो जाएगा। 3 प्लस 2 आपका ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और 2 और -2 ये आपका 2 -4 हो रहा तो ये आपका -2 हो जाएगा, ओके। ये ऐसा हो गया इस तरह से। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि फिलहाल ये रिड्यूस्ड तो हुआ है बट रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं हुआ है। एक और ऑपरेशन कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं ऑपरेशन करता हूँ, ठीक है। मैं R2 को हटा देता हूँ, R2 को मैं हटाता हूँ, 1/2 R2 कर देता हूँ, ठीक है। देन अगेन इट इज़ रो इक्विवेलेंट टू, तो 1 -1 2, इट इज़ 0 1 एंड -1/2, मतलब R2 को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 5 और -2, ठीक है, ये आ गया। एक और ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे, मैं R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 माइनस 5R2 करके, ठीक है। दिस इज अगेन रो इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा, 1 -1 2 0 1 1/2, और थर्ड वाला आपका रो आ जाएगा 0, ये आपका 5 होगा, 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जा रहा है -2 पहले से था, और -5/2 यानी यहाँ पे आपका +5/2 आएगा। आप इसको एलसीएम लोगे तो एक्चुअली वैल्यू वैल्यू इसका क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अब आपका ये क्या है, अब आपका ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों आपका नॉन जीरो रो है, पहला तो नॉन जीरो था ही, ये भी नॉन जीरो है, ये भी आपका नॉन जीरो है, चूंकि इसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो जीरो से अलग है, ठीक है। तो सारा जीरो नहीं है, सो रो 3 इज एल्सो नॉन जीरो। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है, वो क्या है, वो आपका है 3। तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ बी हो जाएगा वो क्या होगा, वो 3 होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा रिजल्ट आपको पता है कि इक्विवेलेंट मैट्राइसिस का रैंक नहीं बदलता है, सेम रहता है। यही वजह है कि हम लोग जब रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमको जो नया मैट्रिक्स मिल रहा है वो क्या है, वो रो इक्विवेलेंट टू पुराना मैट्रिक्स, ओके। तो बार बार आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल रहा है। तो फाइनली जो इससे इसका रैंक निकाला मैंने 3,
तो ये चूंकि रो इक्विवेलेंट है तो इसका भी रैंक 3 हुआ, इसका भी रैंक 3 हो जाएगा, इसका भी रैंक क्या होगा 3। तो इसलिए ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक भी वही रहता है। रो या कॉलम ऑपरेशन करने से, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करने से उसके रैंक में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अच्छा चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, क्या था मैट्रिक्स आपका सी नंबर, सी नंबर था, हम लोग लिए थे 105। ठीक है, फिर यहाँ पे था आपका 203, अच्छा 213 था ना, 213, और यहाँ पे था मेरा 2010 ऐसा था। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिलहाल ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 को मैं चेंज करता हूँ, R2 माइनस 2R1। ठीक है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी 2 ही था ना, यस ठीक है। तो R3 को मैं चेंज करता हूँ, R3 माइनस 2R1, ये दोनों में सेम ऑपरेशन लगा रहे हैं चूंकि 2 है। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, तो ये आपका मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट हो जाएगा 105। R2 आपका हट रहा है तो ये हो जाएगा 0, 1 1 ही रहेगा, 3 माइनस 10 आपका -7 आ जाएगा। चलिए इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तब आप देखिए आपको जो जीरो रो है वो आपको दिख जा रहा है कि ये जीरो रो है, बाकी जो दो रो हैं वो नॉन जीरो हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है, नॉन जीरो। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लिखा ना, इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये जो हैज़ है इसको नंबर ऑफ बोला जाता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ये क्या आ गया, ये आपका 2 आ गया। तो यहाँ पे आपका जो रैंक ऑफ सी है वो क्या है, वो आपका 2 है। देख पा रहे हो? ठीक है, बिल्कुल देखो सेम आंसर आ रहा है, चाहे आप इसको किसी भी मेथड से कर रहे हो। मैं एक ही तरह का मैट्रिक्स लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, डी, अब देखो डी हम लोग कैसा लिए थे, तो ये हम लोग का था 4 2 3, फिर आपका -1 0 2 एंड 6 2 -1 ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कैसा, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे चाहे तो आप पहले स्वाइप कर लीजिए, स्विच कर लीजिए। ठीक है, R1 और R2 को मैं पहले स्विच कर रहा हूँ, क्योंकि -1 ऊपर में रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा काम करना। तो -1 को यहाँ ले आए, 0 1 2, मतलब R2 जो है आपका वो पहले पोजीशन पे आ गया, R1 दूसरे पोजीशन पे। ठीक है, तो ये सब ऑपरेशन आपको पता है कि हम लोग कर सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, R2 + 4R1, ताकि ये मेरा 0 हो जाए। ठीक है, और मैं R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ, R3 + 6R1। ठीक है जी, देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे चलो ये नया आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, क्या आएगा, -1 0 2, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 2, ये तो आपका 2 ही रहेगा, और 3, और आपका यहाँ पे बनेगा 8 11 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 6, और ये आपका 0 हो जा रहा है, ये आपका 2 ही रहेगा, और ये आपका -2 और +12, ये भी आपका 11 आ जा रहा है। ठीक है जी, अच्छा देखोगे यहाँ पे दो रो बिल्कुल सेम आ गया है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि R3 इज रिप्लेस बाई R3 - R2, ये करूँगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा, -1 0 2 0 2 11, और ये आपका 0 0 0, ये आ गया। ठीक है, अब आपका देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपका क्या है, जीरो रो है, और रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, उसके ऊपर क्या है, सारा आपका नॉन जीरो रो है। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो 2 हैं। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म इज इक्वल टू 2। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका रैंक ऑफ डी हो गया। ठीक है, तो देखो ये ना आपका बड़े से बड़े मैट्रिक्स में भी काम करेगा। ठीक है, अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स आप लेते हो तो वहाँ पे भी ये काम करेगा, और बहुत बिंदास तरीके से करेगा, और हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में करेंगे, और मैं करता आया हूँ। सो दैट अब आपको लग रहा होगा कि अगर बड़ा हो या छोटा मैट्रिक्स हो, वहाँ पे आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म से काफ़ी फास्ट बना सकते हैं। 2 और 3 ऑर्डर का काफ़ी सिंपल है, तो आप वहाँ पे माइनर से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहे किसी भी मेथड से कीजिए, आपका रैंक नहीं बदलेगा। और ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म से आप काम कर रहे हो ना, याद रखिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म से, तो यहाँ पे आपको जो नॉन जीरो रोज मिल रहा है, नॉन जीरो रोज, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअली लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं। ठीक है, तो मैंने शुरू में जो आपको बताया था, जो बिल्कुल जो मदर डेफिनेशन है, जो कि मदर डेफिनेशन है रैंक का, ठीक है, क्या है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज रैंक। ओके, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो को पता करना, उसका भी एक अच्छा तरीका है कि आप उसको जो है रो ऑपरेशन करके जो है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लाइए,
ठीक है। और जो नॉन जीरो रो है एक्चुअली वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, तो वहाँ से आपका रैंक बिल्कुल फास्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो चाहे हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज पता करना हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम पता करना हो, या सिंपली हमको रैंक पता करना हो, ये ऑपरेशंस आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं। ये मेथड जो है इक्विवेलेंट फॉर्म का काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाता है। और माइनर का भी कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में माइनर से ही रिलेटेड बात किया जाता है, तो वहाँ पे आपको माइनर को देख करके फैसला करना होता है, तो माइनर भी आपको समझना ज़रूरी है। तो लेक्चर में सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन प्रायोरिटी लेवल पे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अगर हमको रैंक निकालना होगा तो हम वहाँ पे बड़े मैट्रिक्स के लिए इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज़ करेंगे। छोटे मैट्रिक्स में आप किसी भी मेथड से जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब ये लेक्चर तो थोड़ा लंबा हो रहा है, और ज़्यादा लंबा करते तो बच्चे क्या होता है, सोने लगते हैं ना, उनको लगता है अरे यार हो गया, तो इसीलिए कुछ बातें तो बच गई हैं। जैसे यहाँ पे एक बच गया कि नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करके कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअली देखो ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म ही है। ठीक है, हम लोग देखेंगे नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर लेता हूँ। फिर रो रैंक और कॉलम रैंक क्या होता है, कुछ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रह जा रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो काफ़ी कुछ देखना और भी बाकी है। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिला होगा और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट किया कीजिए कि कैसा लगा, या कुछ आपको और चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, ताकि मुझको पता चले। ठीक है, एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे तभी हम लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो मॉडल की तैयारी कराना चाहता हूँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करो तो चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, और उसके बाद अगर आप में ऑप्शन एलिमिनेशन का, ठीक है, या ऑप्शन जस्टिफिकेशन का अगर आप में स्किल है, तो फिर क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो जाता, बहुत बिंदास तरीके से बनता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप, पीजीटी वगैरह टीजीटी वगैरह की, या आप सिंपली अपना एकेडमिक बीएससी वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप सीएसईआर नेट या गेट की तैयारी करते हैं, या आप इंजीनियरिंग में आप का ये टॉपिक है, तो सब में आपको ये स्मूथली काम करेगा। तो चलो आप देखते रहना, कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, जो भी चीज़ मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है मैट्राइसिस का, मैट्रिक्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या है ना, सिक्योर जोन में आता है हम लोगों का, मतलब सिक्योरिटी होती है कि इससे भाई बनाएंगे, जल्दी बनेगा और नंबर आएगा, तो इसलिए इससे हमको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको समझिए। आगे वाले लेक्चर्स में और भी बातें होंगी, क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, शेयर करो चैनल को, प्रमोट भी करो भाई। ठीक है, तो उसी से एनर्जी मिलता है पढ़ाने के लिए ना, तो जिससे एनर्जी मिलता है वो काम करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।